स्वस्थ जीवन लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे हृदयघात के बारे में और इसी विषय पर चर्चा और उसको समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग में बतौर आचार्य पद पर कार्यरत प्रोफेसर अरविंद कंदौरिया जी। डॉक्टर कंदौरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हृदय चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जो कि हमारे शरीर की जो हमारी धमनियाँ हैं उनके माध्यम से जो हमारे खून का संचार है उसको नियंत्रण करता है और हमारे शरीर की अभिन्न जो कोशिकाएं हैं और विभिन्न अंग हैं उनको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसे बचा कर रखना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आए दिन ये देखा गया है कि जब भी अगर आजकल युवा वर्ग में भी बात करते हैं और किसी भी एज का अगर हम तुलना करते हैं तो हृदयघात बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रश्न यही रहेगा आपसे कि हृदयघात आखिर है क्या? धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बोलने के लिए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। हृदयघात मतलब हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स जो आपने ठीक कहा है कि हार्ट सभी हिस्सों को बॉडी के स्वस्थ साफ खून देता है, परंतु हार्ट को ये काम करने के लिए खुद को स्वस्थ और साफ खून की ज़रूरत पड़ती है। वो इन्हें हार्ट को इन धमनियों से मिलता है। जब भी इन धमनियों में रुकावट आ जाती है उसे हम कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, परंतु जब ये रुकावट टोटल हो जाती है और हार्ट में क्लॉट बन जाता है इन धमनियों में, सो डिस्टल सप्लाई ऑफ ब्लड इज़ जियोपर्डाइज, बंद हो जाती है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। और जब ये डिस्टल सप्लाई जिस हिस्से को ब्लड ने जाना है वहाँ से हार्ट के उस हिस्से को सप्लाई नहीं जा रही है, जब ये ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है तो उस हिस्से में एक किस्म की नेक्रोसिस होने शुरू हो जाती है, तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। जी, हार्ट अटैक की चूंकि अगर लक्षणों की बात करें तो लक्षण बड़े ही एटिपिकल लक्षण जो कई बार बोले जाते हैं कि युवा पीढ़ी में अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें लक्षण कई बार, अगर बनिस्पत हम बात करें युवा वर्ग की और एक एडवांस एज की, तो उसमें अक्सर देखा गया है कि जो टिपिकल आप लक्षण बताते हैं कि सीने में दर्द होना, सेंटर ऑफ सीने में आप बताते हैं, रेडिएशन बताते हैं आपकी दोनों कंधे में, लेफ्ट बाजू में ज़्यादा या दूसरे राइट कंधे में भी जाता है, जबड़े में, गर्दन में बेहोशी होना उसके साथ। अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो अक्सर आए दिन अक्सर ये ऐसे देखा कि हमारी कई युवा वर्ग जो कई बार वो अपचन या गैस्ट्राइटिस जैसे लक्षण वो उसकी ट्रीटमेंट लेते रहे, उनको लगा कि शायद गैस्ट्राइटिस से ही है और ग्रसित हो रहे हैं, बाद में लगा कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी और बाद में उसकी पुष्टि हुई कि वो हार्ट अटैक ही हुआ था। तो अगर हम युवा वर्ग की बात करें तो उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं, भांपना आवश्यक बन जाता है और क्या ट्रीटमेंट जो है और क्या इन्वेस्टिगेशन है वो ज़रूरी बन जाता है? सर्वप्रथम जब हार्ट अटैक होता है, जो कंप्लीट हार्ट की धमनियों में रुकावट आ जाती है और डिस्टली ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो मरीज़ को एक लक्षण आपने डेफिनेटली बताया है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट जो पेन होने शुरू हो जाती है, और ये पेन होती है जैसे कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन होती है, किसी ने हार्ट को जकड़ दिया हुआ है। मोस्टली ये पेशेंट जो आते हैं वो अपनी मुट्ठी को बंद करके बताते हैं कि हार्ट में इस तरह की पेन हो रही है, इसको हम लेविन साइन कहते हैं। दिस इज़ ए टिपिकल साइन। ये दर्द होती है, ये प्रिकॉर्डियम में होती है या चेस्ट वाली जो फ्रंट हड्डी होती है इसको स्टर्नम कहते हैं, इसके पीछे होती है। ये दर्द जो है बाजुओं में रेडिएट कर सकती है, जॉ में रेडिएट कर सकती है। इसके साथ पेशेंट को पसीना आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कई बार बेहोश भी हो जाती है, जो कि ये टिपिकल सिम्टम है। परंतु कुछ एटिपिकल सिम्टम है जो कि किसी भी मरीज़ में, चाहे वो युवा हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, चाहे मेल्स हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उनमें एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं। उन एटिपिकल सिम्टम्स में जो ये दर्द हो या डिस्कम्फर्ट होती है, ये मिडल ऑफ द बैक में हो सकती है, जॉ में हो सकती है, एपिगैस्ट्रियम में हो सकती है, पेशेंट को इनडाइजेशन हो सकता है, उसे वोमिटिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है, उसे जनरलाइज्ड वीकनेस हो सकती है, पेशेंट को चक्कर आना या बेहोश होने, ये लक्षण भी पाए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो पेशेंट मेल्स जो 35 साल से ऊपर हैं या फीमेल्स जो 45 साल से ऊपर हैं, या जो पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर हैं, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, शुगर की प्रॉब्लम है, वो स्मोकिंग करते हैं, उनका लिपिड जो हैं जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, अगर उन्हें नाभि से ऊपर किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट हो रही हो, उन पेशेंट्स को हम पहले ये डेफिनेटली तय करते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं ये हार्ट अटैक के कारण तो नहीं हैं। पहले हम उसको रूल आउट करते हैं। अगर ये चीज़
हमें लगता है कि हार्ट अटैक से नहीं है, तभी हम उन पेशेंट्स को उनको एक ग्रीन सिग्नल देते हैं, अदरवाइज़ हम उन पेशेंट्स को डेफिनेटली फुली इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कॉर्नरीज जब हम बात करें या उसकी धमनियों की हम बात करें, तो वो जो पाइपलाइन है हमारे पूरे शरीर में, उसमें कोई ज़्यादा डिपोजिशन नहीं होती है आपकी जो चर्बी है, जिसको कि आप कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं या एथेरोस्क्लेरोसिस एडवांस स्टेज में बोलते हैं। अक्सर देखा गया कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है हमारे अक्सर जो हमारे अभिभावक हैं बच्चों के, वो भी प्रेरित करते हैं कि आप फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जाएं। आप कोई भी जो पहले जो चीज़ें मिला करती थी हमें खाने की, स्वाद में अच्छी नहीं हुआ करती थी पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती थी, आजकल शायद वो चीज़ें हमारे बच्चे कम पसंद करते हैं। जंक फूड की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे बच्चे, और आपने अक्सर बच्चों को भी देखा होगा कि बच्चों में भी जो ओबेसिटी है बड़ी कॉमन है। तो क्या ये प्रोसेस जो एथेरोस्क्लेरोसिस का है और जो ये खून की जो धमनियाँ हैं हमारे, इसमें जो ये प्लाक डिपोजिशन का ये प्रोसेस है, ये बचपन से अगर इसको हम रोकें और बचपन से अगर हम अपना लाइफस्टाइल रखें, तो क्या हम इस डिजीज़ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली अक्सर ये देखा गया कि जब जो भी बच्चा पैदा होता है, कुछ स्टडी ने तो ये कहा है कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है उस दौरान ही, या कुछ पेशेंट्स में 8 या 9 साल के बाद ये एथेरोस्क्लेरोसिस और ये डिपोजिशन वाली जो है प्रोसेस जो है बॉडी में शुरू हो जाती है। परंतु अब ये डिपेंड करता है कि जब वो बचपन में है, बड़ा होता है, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, उनको कैसे अपनाता है, कैसे रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कैसे उसका वेट गेन जो है वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, एक्सेस में ड्रिंकिंग नहीं कर रहा है, और उनमें फैमिली हिस्ट्री जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की नहीं है, ये अपने आप को अगर अडाप्ट कर लेते हैं तब तो डेफिनेटली ये हार्ट अटैक से बच सकते हैं। परंतु आपने ठीक कहा है कि जंक फूड हैं जिनको, जो कि आजकल हमारे युवा जो हैं इसके पीछे पड़े हुए हैं, जैसे वो कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, और कुछ लोग, कुछ बच्चे तो है छोटी उम्र में ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, या कुछ एडिक्टिव ड्रग जैसे कोकेन हो गई या एम्फेटामिन्स वगैरह हो गई, उनको लेते हैं, तो उनमें जो है ये प्रॉब्लम जो है वो जल्दी हो जाती है। और ये देखा गया है कि इवन जब ये युवा जो है 15 साल, 20 साल, 25 साल के होते हैं, उनमें ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि आज से 20-25 साल पहले ये होता था कि ये प्रॉब्लम जो है वो 50-60 साल के आसपास ही होती थी। तो अब ये जो एज, जो इसका आंकड़ा जो डाउन हुआ है, आपने बता रहे हैं कि अब युवा में भी ये हार्ट अटैक्स के काफ़ी लक्षण देखे गए हैं। आपके अनुभव से आजकल अगर हम तुलना करें जो 50 साल से ऊपर या 20 या 30 साल के बीच के जो युवा वर्ग में, आपने कितने पेशेंट ऐसे ट्रीट किए हैं जिनमें कि इस तरह के लक्षण देखे गए और जिनको कि सच में ही हार्ट अटैक की पुष्टि आपने की? जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, अगर किसी में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो डिपॉजिट हो गया है धमनियों में, तो नैरोइंग ब्लड वेसल्स की, आर्टरीज की वो बढ़ती जाती है। अगर ये नैरोइंग 70% है तो इन पेशेंट्स को क्या होता है कि जब ये चलते हैं या कोई टेंशन है, एंग्जाइटी है, ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं, तो उनमें पेन होने शुरू हो जाती है, उसका हम एंजाइना कहते हैं। परंतु जब ये रुकते हैं या नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट ले लेते हैं तो ये पेन चली जाती है। या जब किसी पेशेंट को बैठे बैठे ही दर्द शुरू होने जाती है तो उनकी नाड़ियों में रुकावट जो है वो 90% या उससे ज़्यादा हो जाती है। परंतु आजकल ये देखा गया है कि जो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, अगर ये छोटा सा प्लाक भी है और इस प्लाक में जब इरोजन या रप्चर हो जाता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉट होने शुरू हो जाता है, क्लॉट बन जाता है और ये हार्ट अटैक हो जाता है। तो आजकल ये देखा गया है कि यंग पेशेंट्स में, इनमें ज़रूरी नहीं कि इनकी जो नसें जो हैं वो बिल्कुल जो है वो नैरो होती हुई 70% 90% इससे ज़्यादा नैरो होंगी, उनमें प्लाक इरोजन या प्लाक रप्चर होता है, उसमें ऊपर क्लॉट बन जाता है और सडनली इन पेशेंट्स में क्या हार्ट अटैक हो जाता है। इन पेशेंट्स की अगर हम एंजियोग्राफी करके देखें तो हमें ये लगता है कि इनकी हार्ट की वेसल्स तो बिल्कुल क्लीन है, उनको क्लीन कोरोनरी आर्टरी या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है। तो ये देखा गया है कि इन पेशेंट्स में स्पेशली ये कुरकुरे, कुछ खान पान का जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड आ गया हुआ है, वो करने से इन पेशेंट्स में प्लाक डिपॉजिट होता है। जब प्लाक रप्चर होता है, इरोजन होता है, उसमें क्लॉट बन जाता है और इन पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक हो जाता है। इन पेशेंट्स में पहले सिम्टम्स नहीं होते हैं, सडनली क्लॉट बनता है और इन पेशेंट्स में हार्ट अटैक हो जाता है।
तो आपके कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि आप ये सब चीज़ें भी लें पर इसको नियंत्रण में लें, जी, इसको एक्सेस में ना आज का सेवन करें। जी। कभी कभार अगर आप कोई चीज़ों का सेवन भी करते हैं तो शायद उससे इतना खतरा ज़्यादा नहीं बढ़ता है, पर अगर आप डिपेंडेंट इसी पे हैं तो आपको ये हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कई तरह की और दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बात करते हैं, स्क्रीनिंग की बात आती है कि हार्ट अटैक किन लोगों में होता है। आपने कहा कि इसके कई कारण रहते हैं कि आपका खान पान है, आपका नशे पानी में संलिप्त है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री, आनुवांशिक हिस्ट्री रही है, या स्ट्रेस या तनाव भी रहा हो, कोई भी कारण रहा हो। अगर किसी आदमी की हमें स्क्रीनिंग करना है कि उसको लाइफ में कोई रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होता है कि लाइफ में ये क्या आगे जाने पे इसे कोई हार्ट का दौरा की संभावना ज़्यादा तो नहीं होती, तो आप क्या हिदायत देते हैं कि किस एज में हमें बतौर स्क्रीनिंग के तौर पर क्या क्या वो टेस्ट कराने ज़रूरी है और क्या डॉक्टरी परामर्श लेना ज़रूरी है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। एक्चुअली हम कुछ कहते हैं कि जिन पेशेंट्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन पेशेंट्स पर हमें स्पेशल अटेंशन देनी होती है। इन रिस्क फैक्टर्स में पेशेंट की एज, पेशेंट मेल है या फीमेल है, वो स्मोकिंग तो नहीं करता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ब्लड शुगर की बीमारी तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, उनमें बसा स्पेशल डिसलिपिडीमिया तो नहीं है, उनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ तो नहीं है, या उनमें ओबेसिटी तो नहीं है, या उन पेशेंट्स में जिनमें लकवा तो नहीं हो गया हुआ है, या उनकी टांगों में या पेट की नसों में नैरोइंग तो नहीं है जिसको हम पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, वो चीज़ तो नहीं है, या फीमेल्स में, कुछ फीमेल्स में स्पेशली जिनमें प्री एक्लेम्पिक टॉक्सीमिया हुआ है, एक्लेम्पसिया हुआ है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या कुछ पेशेंट्स में ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जैसे SLE है, रूमेटॉइड है, या स्क्लेरोडर्मा है, या कुछ पेशेंट्स जो हैं एडिक्शन वाली ड्रग्स ले रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, उन पेशेंट्स में डेफिनेटली हमें जो है इन पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना होता है, और जिनमें जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं उन पेशेंट्स को डेफिनेटली उन रिस्क फैक्टर्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, और उन पेशेंट्स को हमें कुछ टेस्ट करवाने होते हैं और ट्रीटमेंट दिलानी होती है। इन टेस्ट्स में इन पेशेंट्स का हम रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें ब्लड शुगर, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाने के अलावा हम ECG करवाते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, और जिन पेशेंट्स में हमें शक हो रहा है कि इन पेशेंट्स में हार्ट डिजीज़ ना हो तो उन पेशेंट्स में हम स्ट्रेस इको कर सकते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग कर सकते हैं, कोरोनरी CT एंजियो कर सकते हैं, TMT कर सकते हैं, और यहाँ तक कि कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। जी, अगर हम पिछले 2-3 दशक पहले की अगर हम तुलना करें तो अक्सर उस टाइम डाइटरी हैबिट्स पे ज़्यादा हमारा नियंत्रण नहीं होता था। जी। गांव के परिवेश में जो लोग रहते थे वो घी का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया करते थे। जी। एक्स्ट्रा घी मतलब तड़के में भी और ऊपर से भी लिया करते थे। जी। और काम भी बहुत ज़्यादा किया। उस टाइम ये डिसलिपिडीमिया और साथ में जो आप बोल रहे हैं वसा की जो ये फ्लक्चुएशंस था बहुत कम देखा जाता था। जी। और हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी बहुत कम देखी जाती थी। आजकल अक्सर ऐसा क्यों हो गया? आप बोलते हैं कि ऑयल का सेवन कम करना है, तो लोग पहले ऑयल भी एक्सेस में लेते थे, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक्स नहीं होते थे। जी। पुरातन काल में या आज से कुछ भी 30-40 साल पहले जो है, जो बुज़ुर्ग लोग थे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा लोग हैं, चाचा लोग हैं, ये डेफिनेटली बसा या फैट का प्रयोग जो ज़्यादा करते थे, परंतु वो कैलोरीज बर्न करते थे। जी। आपने अक्सर देखा होगा कि पुरातन काल में जब पुराने ज़माने में लोग जो है वो आटा पिसाने के लिए 20-20, 25-25, 30-30 किलो गेहूं को सिर पे उठा के 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर जाके, उन दिनों घराट होते थे या मशीनों में, वो बहुत कम मशीनें होती थी जहाँ पर ये पिसाई होती थी, वहाँ से खुद ही सिर पे ऊपर उठा के या कंधे के ऊपर उठा के वो घर को भी वापस लाते थे, तो कैलोरीज बर्न करते थे, वो एक्टिविटी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, जो कि आजकल की युवाओं में नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी के पास कार है, बाइक है, कहीं भी जाना है, मार्केट में कोई सामान लेने जाना है, बाइक पे बैठ के जाएंगे, वहाँ पर सामान खरीद के फिर बाइक से घर वापस आ जाएंगे। पैदल तो वो चलते ही नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या एट दी मैक्सिमम थोड़ी सी एक्सरसाइज करने से उनकी जो कैलोरीज जो कि वो बर्न नहीं कर पाते हैं, और इसके कारण जो है उनमें जो है वो फैट्स जो हैं वो अपना जो है वो रौद्र रूप इन दी फॉर्म ऑफ एक्सेलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस और एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस में वो प्रेजेंट करती है, और इन पेशेंट्स को जो है वो हार्ट अटैक, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी, ये चीज़ें हो जाती हैं। और तो जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। डेफिनेटली। डॉक्टर कंदौरिया जी, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद अक्सर ये मिथ है
कि वो शायद अगला अटैक होगा तो वो बचेगा नहीं। पर आजकल की जिस तरह की आपके पास उपकरण हैं, जिस तरह की दवाइयों का सेवन आप करवाते हैं, हिदायत देते, ये जानना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है हार्ट अटैक के बाद कि उसके बाद आपकी किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, आपको फॉलोअप कब कब डॉक्टरी परामर्श लेना है, और आपके जो पैरामीटर्स हैं नियंत्रण में रहें, तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप आजीवन भर हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं अगर नियमित रूप से आप दवाओं का सेवन कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपना फॉलोअप आप कार्डियोलॉजिस्ट से। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ये फॉलोअप कितने टाइम बाद होना चाहिए, और दवाएं अक्सर ये भी देखा गया कि लोग अपने आप ही दवाओं को छोड़ देते हैं, और एक्टिविटी कितनी एक्टिविटी में इंडल्ज होना ज़रूरी है हार्ट अटैक के बाद? जी सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा एक शॉर्ट में कि जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है तो हार्ट अटैक को सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक ना हो। जिनमें रिस्क फैक्टर हैं उनको हम ट्रीट करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करवा के, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, ब्लड शुगर कंट्रोल करके, ताकि उन्हें हार्ट अटैक ना हो। परंतु अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया है तो हम हार्ट अटैक की आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन आई हुई हैं। अगर गोल्डन आवर में पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है, उन्हें हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, जो कि क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, या जिन हॉस्पिटल्स में कार्डियक कैथ लैब है उन पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करके जिस नाड़ी में रुकावट है उसको हम स्टेंटिंग करके कर देते हैं, या किसी में ज़्यादा बीमारी है और बहुत मेन वेसल में लेफ्ट साइड की में रुकावट है, उनको हम बाईपास सर्जरी करवा देते हैं। और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग हार्ट अटैक होती है उनको हम ट्रीट करते हैं। परंतु सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन पेशेंट्स की रिहेबिलिटेशन। यूजुअली जब पेशेंट ये हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं तो हम 3 या 5 दिन तक पेशेंट्स को, जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको हॉस्पिटल में रखते हैं, और उन पेशेंट्स को हम डे टू डे बेसिस पे उनको इनिशियली हम बताना चाहते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक फ्यूचर में ना हो दोबारा, उसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या काम करते हैं, उसकी एक्टिविटी कैसे धीरे धीरे इंक्रीज़ करनी है, और आपको क्या क्या टेस्ट जो है और दवाई कब तक खानी है। यूजुअली लोगों में ये मिथ है कि हॉस्पिटल से जैसे वो डिस्चार्ज होते हैं 1 आध महीना वो दवाई लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और दोबारा फिर वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हो जाते हैं, या तो उनको दोबारा अटैक हो जाता है, या वो हार्ट अटैक की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे एरिथमियाज हो गए, हार्ट फेलियर हो गए, या एम्बोलाइजेशन होगी, वो करके वो हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हम पेशेंट्स का जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से पेशेंट को बताते हैं कि आपको क्या करना है। सपोज कोई पेशेंट लेबरर है और ही इज़ द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो उस पेशेंट्स को हम डिस्चार्ज से पहले एक सिम्टम लिमिटेड टीएमटी करते हैं, ताकि हम एक पार्टिकुलर जो कि जितना वो काम करता है उतना तक उसको हम एक उतने टाइम तक उसका टीएमटी करवाते हैं, जिसको हम सिम्टम लिमिटेड मीन्स उस पार्टिकुलर पेशेंट में वो सिम्टम अगर आने शुरू हो जाते हैं तो उसका टीएमटी बंद कर देते हैं, या फिर हम डिस्चार्ज के 2 या 3 हफ्ते के बाद उन पेशेंट्स में कहते हैं कि टीएमटी करवाइए। टीएमटी करवाने के बाद हम उन पेशेंट्स की जो हार्ट की कैपेसिटी है, वर्कलोड है, वो देखते हैं कि ये पेशेंट्स का प्रोफेशन ये है, इसमें इतने वर्कलोड की ज़रूरत है, अगर उतना वो पेशेंट कर पा रहा है तो हम उसको बताते हैं कि आपने ये काम करना है और इतने समय तक करना है। परंतु कुछ मेडिसिन जो है वो पेशेंट्स को उम्र भर लेनी पड़ेंगी, कुछ मेडिसिन जो हैं वो पेशेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन उनके पास जो रिस्क फैक्टर हैं वो किस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, डिसलिपिडीमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, ओबेसिटी है, ये जैसे जैसे ट्रीट होती जाती है तो उनकी दवाई जो है हम अकॉर्डिंगली कम करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं या इवन बंद भी कर सकते हैं। परंतु कुछ दवाइयाँ जैसे ब्लड थिनर्स हैं, स्टैटिन्स हैं या बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये काफ़ी उम्र तक चलती हैं। जी, तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो जो डॉक्टरी परामर्श से आपको रिकमेंड किया है आपकी जो मेडिसिन हार्ट अटैक होने के बाद, नियमित रूप से अगर उसका सेवन करें और सारी जितने भी जो परहेज़ आपको बताए जाते हैं अगर उनका आप पालन करें तो आजीवन भर आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं, आप बच सकते हैं। आखिर में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, बतौर आप कार्डियोलॉजिस्ट रहें इतने सालों से, आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएँ इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में दी, ये जो आजकल स्टेंट है, स्टेंट डालने की भी प्रक्रिया है, क्या सभी को आवश्यकता होती है स्टेंट डालने की? इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट है जिनको हार्ट अटैक हो गया है या जिनके पास हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, उन पेशेंट्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मींस कि उनको नमक कम लेना है, एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में 5 दिन कम से कम एक्सरसाइज करनी है, डेली अराउंड 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है, जो कि मॉडरेट एक्सरसाइज होती है। विगरस एक्सरसाइज 75 मिनट्स इन अ वीक करनी है। इन पेशेंट्स को तंबाकू या सिगरेट का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है या बहुत कम मात्रा में करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखनी है।
अगर ये सब कुछ पेशेंट करता है और जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है जिसमें एंजाइना है, उन पेशेंट्स का हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में हम देखते हैं कि पेशेंट्स की जो वेसल में रुकावट है कि नहीं है। अगर 70% है उससे ज़्यादा रुकावट है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है, उसमें हम एक स्टेंट डालते हैं। स्टेंट में अगर मल्टीपल जगह पर पेशेंट्स को अगर रुकावट है तो उसमें बाईपास सर्जरी करवाते हैं। परंतु इससे ये देखा गया कि पेशेंट्स जो है वो फ्यूचर में पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। पेशेंट्स की जो लाइफ है वो डेफिनेटली मोर प्रोडक्टिव होती है, पेशेंट अपना काम कर सकता है, उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं और एक स्वस्थ जीवन जो है वो जीता है। समय का अभाव है आज आप हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हृदयघात के बारे में आपने हमारे दर्शकों को प्रदान की। मैं तमाम दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर अरविंद कंदौरिया जी, जो कि एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं आपको इनकी दी हुई जानकारियाँ जरूर समझ आई होंगी। आप भी इन जानकारियों पे अमल करें। अपने अभिभावकों को, आस पड़ोस में जो भी कोई इस तरह का व्यक्ति है जिसको टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, उसे बिल्कुल भी ना चूकें और एक डॉक्टरी परामर्श, खास तौर पे कार्डियोलॉजिस्ट का जो परामर्श है, चाहे क्यों ना, जैसे इन्होंने बताया नाभि से ऊपर का कोई भी दर्द है तो उसे ये ना सोचें कि यह अपचन है, कोई इंडाइजेशन है या कोई गैस्ट्राइटिस है। एक बार रूल आउट कराना बहुत आवश्यक बन जाता है कि कहीं वो हार्ट का दौरा तो नहीं पड़ रहा। अगर आप समय पे अपने लक्षणों को भांपते हैं, डॉक्टरी परामर्श का आप सदुपयोग करते हैं और अपने पैरामीटर जितने भी हैं उनको नियंत्रण में रखते हैं, नशे पानी से दूर रहते हैं, तो आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं और तभी आप आगे अपने लाइफ में और लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। तो आप हमें यहीं इजाज़त दें इस कार्यक्रम को समाप्त करने का। धन्यवाद।